अगर आपके पास 22 साल का कोई यंगस्टर आ रहा है और वो पूछे कि सर मुझे आपके जैसा बनना है, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? अगर कोई आदमी ये बोलता है मैं बिजी हूँ तो मैं कहता हूँ वो झूठ बोल रहा है। हाउ डू यू बैलेंस फैमिली लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ? जो आपको बताए कि मैं अपने पैसे के लिए आपको मुसीबत में नहीं छोड़ू, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। फर्स्ट डील और बेस्ट डील? मुझे बताइए, मेरे व्यूअर में आई कैन चले 90% लोगों को ये नहीं पता होगा। अगर आपकी जिंदगी पे कोई फिल्म बने तो उस फिल्म का टाइटल क्या होगा? कि माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारो दिल की हम अमीर है। व्हाट इज योर यूएसपी? हम आपसे अपना टूर क्यों करवाएं? मैं अगर कोई चीज मांगता हूँ दूसरा मुझे नहीं दे रहा तो मैं नाराज हो जाता हूँ, लेकिन मुझे ये सोचना वो भी अपने एंगल से बात कर रहा है। आपकी ऐसी कोई इनसिक्योरिटी है जो आप किसी से शेयर नहीं की? की समस्या समाधान आपको खोजना पड़ेगा, कभी टैक्टफुली, कभी स्ट्रांगली, कभी रिजिड होकर, कभी स्माइल करके, कभी नाराज होकर, लेकिन आपको ही समस्या का समाधान खोजना पड़ेगा। सफ़र का मज़ा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, रास्तों में है। और कुछ लोग सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाते, सफ़र को बेहद खूबसूरत बना देते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ डेस्टिनेशंस कनेक्ट नहीं करते, वो जोड़ते हैं लोगों को, कल्चर्स को और कनेक्शंस को। So let's welcome very dashing Hemant Marda, who is a visionary entrepreneur, a travel curator, and a exim consultant. Sir, welcome to Glow Talks with Diya and Jyoti. थैंक यू वेरी मच। तो सर, हम व्यूअर्स को बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि गेस्ट कौन हैं आज हमें। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उत्सुक है तो थोड़ी उत्सुकता बनी रहने दो उनको, लेकिन बाय द वे नाम आपने बताया, हेमंत मर्दा हूँ। और मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, ये जब बातें होगी तो धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा। सस्पेंस थोड़ा चलने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप बताइए कि बचपन से हेमंत कैसा है? ये तो हम आज इतने सक्सेसफुल हेमंत मारदा को देख रहे हैं, पर बचपन का हेमंत कैसा था? बहुत ही मज़ेदार सवाल पूछा आपने, और मेरे ख्याल से आज तक मैं जहाँ भी कहीं गया हूँ किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। ओह वाह। तो बचपन में मैं कैसा था, तो मेरी मम्मी और मेरे दादाजी दादी जी बोलते थे कि बचपन में मेरी ये शख्सियत थी कि मुझे अगर कहीं पे खड़ा करके बोल दिया जाता था खड़े रहो, तो मैं 2 3 4 घंटे खड़ा रहता था, मैं हिलता नहीं था। तो ये मैं था बचपन में। इतने ओबीडियंट, यू नो। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। वाह। तो शुरू से ही आपका सपना था कि आप एंटरप्रेन्योर ही बनेंगे या फिर कुछ और था बनने का सपना? बचपन से तो देखो सपने पता नहीं है, लेकिन जिस दिन से सपना देखना शुरू किया उस दिन यही था कि बिजनेस करना है या कुछ बड़ा करना है, जहाँ पर बड़े बड़े लोगों से मिलूं, कहीं घूमने मिले, कहीं जाने मिले, एयरक्राफ्ट में चढ़ने मिले। और उसके कारण ही जब मैं क्लास 9 में था तो चूंकि फैमिली बिजनेस था, बिजनेस में आ गया। ओके। तो वो बचपन भी बोल सकते हैं, उस समय ही आ गया। लेकिन साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती थी। तो ये था कुछ करना है लाइफ में बस। तो मतलब क्लास 9 से ही आपका वो इंटरेस्ट आ गया था, क्योंकि आपने आसपास माहौल वैसा देखा कि यार सब लोग घूम रहे हैं तो चलो हम भी कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। तो सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन अभी तक क्या रहा है आपका? नहीं, लोग बाग घूम रहे बोल के घूमने निकल जाए, ये मेरी इच्छा नहीं थी। ओके। मेरी इच्छा ये थी कि कुछ लोगों से मिलूं, बड़े बड़े लोगों से मिलूं, अच्छी अच्छी जगह पे जाऊं जहां लोग मुझे पहचाने, बात करें या कुछ मिलूं, वो मेरा शौक था। और सबसे अच्छा डेस्टिनेशन अगर पूछे तो शायद व्यूअर्स को डिसअपॉइंटमेंट होगा मेरे डेस्टिनेशन को जानकर, लेकिन मेरा नेटिव प्लेस चूरू राजस्थान वो मेरी सबसे प्रिय जगह है। और उसके बाद काठमांडू नेपाल मुझे बहुत पसंद आता है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल कोलकाता मुझे सब जगह से बहुत अच्छा लगता है। और ज़िंदगी अच्छा। में बहुत बार मौके ऐसे मिले कि मुझे चांस मिला कि मैं चूज़ करूँ कलकत्ता या कोई और डेस्टिनेशन, तो मैंने कोलकाता को चूज़ किया। वाह, कोलकाता तो इट्स ऑलवेज, कहते हैं ना, सिटी ऑफ जॉय। तो Yeah, खुशी तो यहीं पे ही मिल रही बिल्कुल। है। ब्यूटीफुल। तो मुझे ये बताइए कि आप एक्चुअली टूरिस्ट के क्यूरेटर हैं, तो आप क्या ऐसा क्यूरेट करते हैं, या व्हाट इज योर यूएसपी, या हम आपसे अपना टूर क्यों करवाएं? क्या है आपके ऐसे टूर में? डेफिनेटली मुझसे क्यों करवाई, ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है। बहुत सारे टूरिस्ट ऑपरेटर हैं, बहुत सारे टूर ऑपरेटर भी हैं, और सबकी अपनी अपनी यूएसपी है। तो कोई भी, मैं ये नहीं बोलूँगा किसी से कम है। लेकिन जब अगर हम मेरी बात करेंगे या मेरी कंपनी की बात करेंगे जो कि वाइब्रेंट एक्सपीरियंसेस, तो पहले तो नाम ही है
वाइब्रेंट एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल। सेकंड हमारा मोटो है हेल्प शेयर हैप्पीनेस। हम ये चाहते हैं कि आप अगर कहीं भी घूमने जाते हैं तो आपकी हैप्पीनेस को हम और बढ़ाएं। हम्म। टूर क्या होता है? टूर होता है, कोई भी चीज़ होती है, हम ये कहते हैं कि दैट इज लार्जर देन योर रेगुलर लाइफ। कि अगर आप जिंदगी में आप कुछ कर रहे हैं, अगर छुट्टियों में आप जाते हैं, वो एक आपका सपना होता है, और एक सपने को आप साकार करने जब जा रहे हैं तो आपको लगता है कि वो एक उसमें वाव फैक्टर होना चाहिए, और हम उस फैक्टर को आपके लिए ऑर्गेनाइज करके देते हैं। ओके। कैसे करते हैं? इसका बैकग्राउंड ये है कि हम सब खुद, मैं या मेरी मैनेजमेंट टीम में जितने लोग हैं, हम सब एविड ट्रैवलर्स हैं। हम एक एक जगह दुनिया की घूम चुके हैं। मैं खुद पर्सनली मेरे ख्याल से 60 70 80 कितनी कंट्रीज घूम चुका हूँ, कितनी बार घूम चुका हूँ मुझे याद नहीं है। और इसी तरीके से मेरे जो अदर पार्टनर्स हैं, मेरे फैमिली के लोग हैं, वो सब घूम चुके हैं। अच्छा। हम इन डेप्थ लेते हैं और हम दिल से ये काम करते हैं कि हमारी इच्छा रहती है कि आप जब आओ तो आपको लाइफ का एक मेमोरेबल पल मिले, चाहे वो सोशल ग्रुप हो, चाहे वो कंपनियों के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रुप हो, ओके। चाहे आपका कोई इवेंट हो, चाहे आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग हो। ओके। तो आप ये सारे टूर्स मतलब हर ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप्स के लिए कर रहे हैं, और स्मॉल ग्रुप्स, फैमिली ट्रिप्स भी रहती हैं उसमें? फैमिली ट्रिप्स भी रहती है, बड़े ग्रुप्स भी रहती है। हमने करीब करीब समझिए कि 350 400 लोगों या उससे ऊपर के भी ग्रुप्स किए हुए हैं, वाह। और कुछ 50 60 70 लोगों के भी ग्रुप करते हैं, डिपेंड अपॉन द ग्रुप करते हैं। ओके। बट वी बिलीव ऑन क्वालिटी ग्रुप्स, नॉट ऑन वेरी मच क्वांटिटी। ओके। तो आपने बोला 300 350 का भी ग्रुप आपने पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है आउट ऑफ इंडिया? आउट ऑफ इंडिया आउट डेफिनेटली। ऑफ इंडिया। तो इसमें बहुत सारा आपको इस प्रॉब्लम भी आया होगा। हम तो देख रहे हैं भाई सोशल मीडिया पे, दे आर क्लिकिंग फोटोज एंड एवरीथिंग, सब कुछ हो रहा है, कितना अच्छा अच्छा है, पर उसके पीछे छुपा हुआ जो इतना बड़ा प्लान है, स्ट्रगल है। क्योंकि टूरिज्म या ट्रैवल करते में हमें पता नहीं होता, अचानक बारिश हो गई तो आपने जो प्लान किया है वो तो सारा आपका गया, और इस तरह से बहुत सारी ऐसी हर्डल्स आती होंगी। तो आप उसको मैनेज कैसे करते हो, और आप जाते हैं टूर्स के साथ? डू यू गो? और आपकी टीम? बहुत सारे टूर ऐसे होते हैं जिसमें मैं जाता हूँ, मेरी टीम भी जाती रहती है। हमारे पास करीब करीब 100 लोगों की टीम है। ओके। तो एनी टाइम कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं लोग बाग जाते रहते हैं। और जहाँ तक प्रॉब्लम की बात है, तो बिना प्रॉब्लम तो सक्सेस कभी मिलती नहीं है। तो अच्छा। प्रॉब्लम तो कौन सी कब आएगी किसी को पता नहीं है, लेकिन हम ऑलवेज जब करते हैं तो हमारे पास एक डैमेज कंट्रोल प्लान रहता है। और वो भी ऐसा रहता है प्लान कि हम कुछ सोचते हैं कोई प्रॉब्लम आएगी और कुछ और आ जाती है। अच्छा। लेकिन एक्सपीरियंस स्टाफ है हमारे पास, हमारी टीम वेल एक्सपीरियंस्ड है। हम खुद सारी चीज़ को जानते हैं, जिस जगह हम ग्रुप को लेके जाते हैं उस जगह के बारे में हम सब चीज़ जानते हैं। तो हमारा वो बैक एंड स्टाफ भी रहता है, बैक एंड टीम भी मजबूत है। तो हम ट्राई करते हैं कि भाई किसी भी तरीके से उस चीज़ को मिनिमाइज कर दी जाए, ताकि जो क्लाइंट यहाँ गए हैं उनको डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो। क्योंकि अगर किसी क्लाइंट का एक दिन या एक घंटे भी खराब होता है तो उसके लिए डिसअपॉइंटमेंट इज पेइंग फॉर इट। तो वो हम करते हैं। बहुत सारे चीज़ें होती है। जैसे रिसेंटली एक किस्सा आपको बताता हूँ। अभी मेरा 5 दिन पहले ग्रुप जापान जा रहा था, 40 लोगों का। अच्छा। अल्टीमेटली उनकी जो फ्लाइट थी उसमें कुछ चेंजेस हो गए। तो उस फ्लाइट से अगर वो जाएंगे तो उनका कम से कम 10 घंटा वेस्ट होना है। ओके। तो हम लोगों ने इमीडिएटली खुद सोचा कि भाई ये वेस्ट क्यों कराए। हमने उनकी एयरलाइंस चेंज करी, उनको वाया बैंकॉक पहुंचाया, और जिस टाइम में पहुंचा था उसके 1 घंटा बाद वो पहुंच गए। तो ओके। इट वाज जस्ट, इसके लिए कोई फीस नहीं थी। हमको खुद को भी खुशी हुई कि हमारा क्लाइंट जो है उसका टाइम वेस्ट नहीं हुआ और उसको एक इंजॉयबल जर्नी होगी। तो ये इन सब आपका कॉस्ट अफेक्टिंग नहीं हो जाता है? इट इंक्रीजेस योर कॉस्ट एंड हो ऑल? जाता है। बहुत बार कॉस्ट हमको बियर करनी पड़ती है। बहुत बार हम क्लाइंट से बोलते हैं कि आप हमको कॉस्ट शेयर कीजिए। जो लोग समझते हैं वो कभी ना नहीं करते, वो शेयर कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ समथिंग बियॉन्ड कंट्रोल है जो कि हम उनके लिए कर रहे हैं। बट ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ बोल सकते हैं या बिजनेस बोल सकते हैं, चलता है। वो समझिए कि वो वाइब्रेंट एक्सपीरियंस हमको भी हर टूर में कुछ ना कुछ मिलते ही रहते हैं। बिल्कुल। तो आप जब ये प्लान कर रहे हैं तो आप पहले से ही सारे मेंबर्स को बता देते होंगे कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या जाएंगे, क्योंकि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ट्रैवल प्लान्स कि हम क्या 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 वहाँ बिल्कुल। जब घूमने वाले हैं। तो इसके एक्स्ट्रास में डू यू प्रोवाइड समथिंग, और आपने जितना कहा उतना डिलीवर कर दिया? सो मतलब मुझे जानना है कि वो कैसे उनके लिए बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, क्योंकि जैसे देखिए, आपने बोला वाइब्रेंट एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस आई वांट टू नो कि क्या है। अलग अलग लोगों की
लोगों को अलग अलग चीज़ों में खुशी मिलती है। एंड जितना हमने कहा है उससे कम से कम कुछ परसेंटेज तो ज़्यादा ही हम डिलीवर करते हैं। सरप्राइज एलिमेंट ऑलवेज रहता है। अब बहुत डिपेंड करता है किस टाइप का ग्रुप है, कैसे क्लाइंट है। नहीं नहीं, वेरी जैसे वेरी क्यूरियस टू नो, क्या सरप्राइज एलिमेंट मतलब, हम मैं समझे नहीं बता रहा आपकी हूँ, जी। जैसे एक हनीमून, बहुत पहले एक हनीमून कपल गया था। या उन दिनों हम FIT टूर्स भी बहुत करते थे, तो हनीमून कपल गया था, तो उनको हमने एक इवनिंग जो है उनके लिए एक बिल्कुल रोमांटिक इवनिंग सी साइड में कुछ कबीना बना के कुछ बना के बहुत अच्छी एक वाह, इवनिंग ऑर्गेनाइज करी थी, जो कि उनके एक्चुअल प्लान में नहीं थी। अच्छा, सडनली जब वो रूम में आए तो उनको वेल डेकोरेटेड रूम मिला, विच वॉज नॉट इन देयर प्लान। ओके, ग्रुप्स जो बहुत जाते हैं, अभी एक ग्रुप हमारा गया था रिसेंटली, तो हमने उनके लिए एवरी डे, इट वॉज ए सीनियर सिटीजन ग्रुप, सारे लोग उसमें 65 वॉज द मिनिमम एज ग्रुप, और ओके, 70 80 82 की एज के भी लोग थे। अच्छा, उनके लिए हमने, उनके प्लान में नहीं था, पर एवरी इवनिंग वी हैड सम म्यूजिकल इवनिंग फॉर देम। अच्छा, तो उसमें DJ म्यूजिक भी था, रेट्रो नाइट भी थी, कुछ स्किट वगैरह भी थी। एंड उसमें से जैसे कुछ एक दो कपल थे, उन्होंने डांस किया और वो बोले कि मैम, तो आई थिंक द कपल वाज अराउंड 78 या 80 साल के कुछ होंगे। वो बोले हमने तो लाइफ में कभी डांस नहीं किया, और मैं आज पहली बार मेरी वाइफ के साथ डांस कर रहा हूँ। एट दैट टू, उसने डांस कर रहा था, जब वो पार्टी में एंटर किया तो वो डांस कर रहा था, गाना बचना है हसीनो लो में आ गया। अच्छा, इट वॉज देयर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड वी फील हैप्पी। वाह, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें चलती रहती मतलब है। आप अनएक्सपेक्टेड को आपने एकदम वाओ फैक्टर हाँ, क्रिएट करा हमको भी दिया। खुशी हुई कि चलिए ये इंजॉय कर रहे हैं लाइफ। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये आप अपने हर ग्रुप में करते हैं और किस सेलेक्टेड ग्रुप्स में करते हैं? चलते रहता है, सभी समय करते हैं, ये पार्ट एंड रेगुलर रूटीन की चीज़ है। कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट सबको देते ही है। अच्छा अच्छा, सर कॉफी लीजिए साथ साथ। थैंक यू। तो व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ कि कुछ ऐसा हुआ था कि बस अब आपने, क्योंकि आपके प्रोफाइल में ये है कि आप, यू आर अ टूरिस्ट क्यूरेटर आल्सो एंड यू आर अ एग्जिम कंसल्टेंट आल्सो, बट बोथ आर वेरी डिफरेंट फील्ड्स। तो ये कैसे हुआ एग्जिम कंसल्टेंट अचानक, कि पहले क्या आया? नहीं, पहले मैं एग्जाम कंसल्टेंट ही था। क्लास 9 से जब मैं बिजनेस में आया, या दिस इज़ माय फैमिली बिजनेस, तो मैं ऑफिस में आ गया था। क्लास 9 से एग्जाम कंसल्टेंसी करता था, घूमते फिरते रहता था, और बहुत सारे बड़ी जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या बहुत जनों के कुछ कुछ टूर प्लान करने होते थे। ओके, और धीरे धीरे ये एक पैशन में भी था, तो सोचा क्यों नहीं टूरिज्म इंडस्ट्री में आ जाए। तो ऑफिशियली हमने वाइब्रेंट एक्सपीरियंस जो है इसकी 2006 में वी स्टार्टेड। उसके ओके, पहले भी मैं नेपाल में भी कुछ टूरिज्म, कुछ एक्टिविटीज़ करते रहता था, बट 2006 से फुल फ्लेजेड आ गए। अच्छा, तो इसको अच्छी तरह से स्टडी की, स्टडी करके 2006 में वी स्टार्टेड विथ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ओके, लोग भाई ये कहते थे कि ये पागलपन की चीज़ है, कौन जाता है साउथ अफ्रीका, कोई नहीं जानता था, अच्छा, पर हम उसी को करते थे। स्टडी वो किया, उसके बाद में हम अलग अलग डेस्टिनेशन जोड़ते गए, घूमते गए। तो छोटी सी ऑफिस स्टार्ट करी थी 4 लोगों के साथ में, अभी 100+ के लोग काम कर रहे हैं। इट्स ए गुड वाह, टीम, एंड सक्सेस गोज बिहाइंड द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ऑफ द टीम ओनली। या हम लोग तो ऊपर फ्रंट में हैं, जाते हैं कुछ करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस टीम एफर्ट से ही होती है। तो आपने जैसे कहा अब आपकी 100 की टीम हो गई है, और आपकी बातों को सुन के लग रहा है कि आपको वो भीड़ में नहीं जाना है, भीड़ से अलग हट करके कहीं ना कहीं जाना है। जैसे साउथ अफ्रीका में लोग नहीं जाते हैं, तो आप वहाँ पे भी ले जा रहे हैं और एक डिफरेंट क्रिएट करा रहे हैं एक्सपीरियंस उनके लिए। तो आपकी कंपनी में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो 100 हो गए हैं अब, तो उनको भी आप अलग से ट्रेनिंग्स देते होंगे? क्या स्किल चाहिए अगर इफ समबडी, हमारे व्यूअर्स में से कोई चाहे कि अरे चलो वाइब्रेंट एक्सपीरियंस ज्वाइन करते हैं, तो क्या स्किल होना चाहिए उसके में? आ जाइए, काम करने की इच्छा होनी चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री है, 24 घंटा 365 दिन काम करने की लगन होनी चाहिए। दिन रात दोपहर एनी टाइम कुछ भी, कोई भी समस्या आ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की चीज़ आ सकती है, रिलैक्स का माहौल भी आ सकता है। डेडिकेशन होना चाहिए। लोगों की दिमाग को पढ़ने की समझ होनी चाहिए कि सामने वाला आदमी क्या चाहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि आप भ्रष्ट नहीं हो। हाँ, ये इश्यू, मेन चीज़ें हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं हम उनको बाकायदा ट्रेनिंग भी देते हैं। जो कैपेबल हो जाते हैं उनको हम फॉरेन डेस्टिनेशंस भी भेजते हैं, ताकि उनको डेस्टिनेशन का नॉलेज हो। अच्छा, हमारे यहाँ हर डेस्टिनेशन एक्सपर्ट है, उस डेस्टिनेशन के बारे में ईच एंड एवरी चीज़ जानते हैं।
उसको चप्पे चप्पे से वाकिफ होना चाहिए, तब हम क्लाइंट को वाव फैक्टर क्रिएट कर सकते हैं। सही बात है। तो पेशेंस इज द मेन की फैक्टर इट इज उसके में एवरीवेयर, होने से। पेशेंस सब जगह ही की फैक्टर है। हाँ, कि क्योंकि आप सिचुएशन जैसे होती है कि आप रेड लाइट में फंस जाते हो तो आप चाहे हॉर्न बजाते रहो या चुपचाप कुछ सोचते रहो, तो वो रेड लाइट में फंस गए तो जबरदस्ती हॉर्न मत बचाइए, साइलेंटली अपनी एनर्जी गेन कीजिए कि आगे मुझे दौड़ना है। तो ये एकदम चीज़ है। परफेक्ट एग्जाम्पल यू हैव गिवन कि भाई रेड लाइट है तो कोई बजा भी देता है ना तो लगता है पीछे से भाई शांति रखो रेड लाइट है। तो ये वाला होना चाहिए बिल्कुल। तो मुझे ये जानना है कि बाहर से, क्योंकि हम जब देखते हैं कि अच्छा वाइब्रेंट एक्सपीरियंस इनको यहाँ ले गया, ओ माय गॉड, तो वो वाओ फैक्टर तो क्रिएट हो गया लोगों के दिमाग में। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा चैलेंज क्या आता है आपको एक प्लान करने में, एक टूर को प्लान करने में? व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस? बिगेस्ट बोल के तो कोई एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन चैलेंज इज देयर, क्योंकि हम आपके सपनों को साकार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये आपका ड्रीम है, ड्रीम डेस्टिनेशन है, या आप कोई भी चाहे बिजनेस पर्पज का ग्रुप हो चाहे सोशल ग्रुप हो, उसको हमें साकार करना है और आपको खुशी देनी है। ठीक तो है। चीज क्या, जो सपना आपने देखा उस सपने की फिल्म हमको बनानी है, तो ये हमको करना है। तो हमारे लिए तो, और वहां पर अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों के 100 दिमाग तो उनके हैं, और हर लाख के पीछे एडवाइस देने वाले होते हैं तो वो 500 हजारों दिमाग और है। तो हर लोगों की कई डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं, आप हमको यहाँ क्यों नहीं ले गए, वहाँ क्यों नहीं ले गए, ये क्यों नहीं दिखाया, हाँ। वो क्यों नहीं की, ये चीज़ है। तो उनको बताना पड़ता है कि आप एक प्लान पे चल रहे हो, आपका एक प्लान बना हुआ है, उसके हिसाब से जो चीज़ है उसमें अगर हमारी कोई कमी है तो हमको बताइए, उसमें अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हमको अप्रिशिएट नहीं नहीं, मैं मुझे वही जानना है कि जैसे आपने एक ट्रिप प्लान किया तो नाउ द बिगेस्ट चैलेंजेस क्लाइंट्स हैं जो बहुत ही फंसी हैं, कि वेदर क्लाइमेट है, या आपका लॉजिस्टिक है, या गवर्नमेंट रूल्स आ जाते हैं आड़े। इन चारों में से अगर आपको पिक करना हो तो? ये सब चीज़ें चलती रहती है। क्लाइंट का अपना मूड होता है, हर इंसान का अपना मूड होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी अनप्रिडिक्टेबल होती है, कभी भी चेंज हो जाए। क्लाइमेट तो पॉलिसी के गवर्नमेंट के जैसा ही है, सब चीज़ चलते रहते हैं। अब क्लाइंट्स की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली हमारा ग्रुप था, तो क्लाइंट की मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ, कुछ क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं। तो क्लाइंट कोई एयरलाइंस से जा रहे थे, टर्किश एयरलाइंस से, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया कि टर्किश एयरलाइंस से इस्तांबुल से मेरा खाना जो लोड किया है, ये खाना मुझे पसंद नहीं आया, मेरी रिटर्न फ्लाइट में आप टर्किश एयरलाइंस को बोलो कि वो एयर इंडिया के किचन से खाना देगा। अच्छा। क्वेश्चन मेरे पास रात को, उन्होंने मेरे पास 1:30 बजे ये मैसेज दी। ओके। नॉर्मल आदमी कुछ भी करे, मैंने उसको रिप्लाई भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, एक्नॉलेज भी नहीं किया, मैंने बस बैठ लिया। मैंने सिर्फ इतना इंश्योर किया कि रिटर्न में उनका जो फूड चॉइस हमने लिखी है वो सही लिखी है, प्रॉपर लिखी है, उनको वो फूड मिले कि नहीं मिले, उससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते। तो ठीक है, उनको भी कुछ फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा, उन्होंने लिखा है, उसमें हमको भी नाराज होकर कोई मतलब नहीं है। ओके हेमंत जी, तो ये तो आपने बताया कि आप कितना ब्यूटीफुली लोगों के लिए एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, जैसे हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ छुपा हुआ फैक्टर होता है, कुछ डार्क सीक्रेट्स होते हैं, तो आपकी इंडस्ट्री में कौन सा वो डार्क सीक्रेट है? बहुत टफ है बताना। डार्क सीक्रेट अगर डार्क रहे तो बहुत अच्छा है। हाँ, क्या बताना नहीं चाहते? क्योंकि नहीं, सबके अपने अपने डार्क सीक्रेट्स होते हैं। अब डार्क सीक्रेट्स का मतलब क्या है कि जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री में लोग बाग ये बहुत सुनते हैं कि एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करते हैं, सुना हमने भी है, बट हमारी कंपनी के अंदर दिस चीज एब्सोल्युटली नो, वी डोंट अलाउ। हमारे अगर कोई भी जैसे पार्टीज भी होती है तो हमारे स्टाफ्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि आप उनके साथ आपकी ड्यूटी के जितने दरमियान है उसमें रहोगे, उसके अलावा आप ओवर स्टेपेज नहीं करोगे। तो ये हम देते हैं। फीमेल्स बहुत काम करती है, उनके लिए हमको प्रोटेक्शन बैरियर भी रखना पड़ता है। इनविजिबल प्रोटेक्शन बैरियर हम रखते हैं कि भाई वो उनके साथ कुछ भी चीज होगी तो वो हमारी कंपनी के ऊपर आएगी। हम उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बाकी देखिए, अदर्स कंपनी और अदर इंडस्ट्री का क्या डार्क और है, वो तो मैं कोई भी नहीं होता हूँ जज करने वाला, मैं अपनी बात बता सकता हूँ। तो हम तो ट्रांसपेरेंट वे से काम करते हैं। हम तो अपनी कंपनी की जो चीज़ है सब लोगों को ये समझते हैं कि इट्स अ फैमिली, तो हम फैमिली की तरह उनको ट्रीट करते हैं। क्योंकि कई जगह सुना है
कि उस टूरिस्ट पे हमने प्लान बनवाया और उसने बेवकूफ़ बना दिया? होता है। आप अगर सस्ती चीज़ खोजने जाओगे तो सब जगह होगा, ये तो दुनिया का दस्तूर है। अगर आप अनरिलायबल आदमी के पास जाओगे तो आप ठगे जा सकते हो। आप अगर अनऑथराइज पर्सन के पास जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम होगी। तो आप जरूर देखिए कि आप जिस एजेंसी से बात कर रहे हो उसका कितना इस चीज़ के अंदर कितना एक्सपीरियंस है, उसका क्या स्किल है, वो आप देख कर काम कीजिए तो आप ठगे नहीं जाएंगे। ये तो आप खुद ठगे जा रहे हो। अगर कोई आप कहीं पर जाते हो और वो चीज़ अगर आपको पता है कि इसकी कीमत 10,000 और कोई आदमी उसको 5,000 में बेच रहा है तो आपको पता है कि आप सस्ता तो पर लोग तो देखते हैं ना कि भाई टूर प्लान कर रहे हैं टूर को, तो मनी इज द वेरी मेजर फैक्टर। 100% मनी इज द ऑलवेज वाइटल एंड मेजर फैक्टर। लेकिन नॉर्मल जिंदगी में भी होती है ना। आप एक चाय पीने जाते हो तो एक 10 रुपए की चाय मिलती है, एक 50 की, एक 200 की, एक 800 की। कुछ लोग 800 की चाय भी जाते हैं और कुछ लोगों को 800 की चाय बेकार लगती है। कुछ लोगों को 10 रुपए की चाय अच्छी लगती है, 10 की बेकार लगती है। लेकिन सबका अपना अपना फ्लेवर, अपनी अपनी चीज़ है। हाँ, तो वो फैसिलिटी आपको जो 500 की चाय में मिलेगी, अब आपको ये देखना है कि 500 रुपये आपने खर्चा किया, चाय की फैसिलिटी मिले, उसके साथ साथ हमको चाय का टेस्ट भी अच्छा मिलना चाहिए। टेस्ट है ये और दोनों वहाँ चीज़ें का आप वो देखिए, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो जज करना चाहिए। तो हम्म। वैल्यू फॉर मनी। तो ये तो बात आपने बहुत ही खूबसूरत चाय के एग्जाम्पल के साथ कही। तो अभी जो ये इतना वॉर का ये पड़ रहा है, इतना वॉर हर जगह, कितना सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हर इंडस्ट्री को लेकर के, तो टूरिज्म इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा अफेक्ट हुआ है। सो हाउ डू यू सी दैट? ये इफेक्ट तो हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर कोई भी घटना होती है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे बाहर, उसका हर इंडस्ट्री में फ़र्क पड़ता है और टूरिज्म में सबसे पहले पड़ता है। क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि आपको बाहर जाना है, घर में बैठ के आप टूरिज्म को एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे प्लान कैंसिल हो जाते हैं, डिरेल हो जाते हैं, फ्लाइट डाइवर्ट हो जाती है, सब चीज़ होती है, ओवरकम भी करते हैं। और मन में यही सोचते हैं कि जब कोविड जैसी सिचुएशन से टूरिज्म इंडस्ट्री ओवरकम हो गई, हम सब सरवाइव कर रहे हैं और ग्रो कर गए, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें ही आती रहती है। तो आपकी तो चीज़ ये है, मैं तो ये कहता हूँ कि आप उस सिचुएशन में कोई अपॉर्चुनिटी खोजिए। एकदम। तो वो चीज़ है। अगर एक डेस्टिनेशन बंद होता है तो दूसरा दूसरा बंद होता है, तीसरा। पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से 208 के ऊपर कंट्रीज है। तो बहुत कंट्रीज है, बहुत जगह अनएक्सप्लोर, बहुत चीज़ें हैं। आप वो कीजिए। हाँ, रिस्क मत लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लीजिए। और उसके लिए ज़रूरी है आपको एक एक्सपीरियंस ट्रैवल ऑपरेटर की ज़रूरत है, जो आपको बताए कि मैं अपने पैसे के लिए आपको मुसीबत में नहीं ठेलूं, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आपका प्लान क्यों मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो वो मैं आपके साथ सही में ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर मैं खड़ा हूँ तो आपको कभी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगी। ये डिसीजन क्लाइंट का रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यस, टूरिस्ट क्यूरेटर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि हम सेफली हर डेस्टिनेशन को बहुत इंजॉयबली उसको फील कर सकें। तो यू अ रिस्क टेकर बंदा और अ वेरी सेफ प्ले बंदा? नो नो, सेफ प्ले करके रिस्क तो लेना ही पड़ता है, कैलकुलेटेड रिस्क। बट ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते। अच्छा, फॉर कैलकुलेटेड एग्जांपल रिस्क, बिना ब्लाइंड रिस्क। रिस्क मीन्स? अरे भी आप कोई भी चीज़ आंख बंद करके आपको पता है और गलती में आप कर दिए कि भाई ये चीज़ सही होगी गलत होगी, आंख बंद। रिस्क तो, रिस्क के बिना बिजनेस नहीं होता है, रिस्क के बिना लाइफ नहीं है। सो यू आप लव टेकिंग रिस्क? डेफिनेटली रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा। आप गाड़ी चलाते हो, ओवरटेक करते हो तो आप रिस्क लेते हो ना, हाँ। कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो। तो वही चीज़, अगर आपका रिस्क है, आप गलत होगा तो आपकी गाड़ी भिड़ जाएगी, हाँ। डिरेल हो जाओगे। तो वो आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। पर आप सोच समझ के कि ये रिस्क जो है बिजनेस के हिसाब से सिर्फ लेना है, वो नहीं लेना है कि हमको कुछ चीज़ पता है कि ये गलत होनी है, ले ली, वो तो नहीं है। ओके, सो रिस्क ज़रूर लीजिए पर कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। That's the main factor. And what is the very driving force that keeps you motivating in the... आप बोर नहीं हो जाते? इतना घूम लिया, चलो अब घर में बैठते हैं। और घर से मुझे याद है थोड़ा फैमिली, इतना आप घूम रहे हो तो हर जगह तो फैमिली को नहीं ले जाओगे। तो हाउ डू यू बैलेंस फैमिली लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ? देखिए, दुनिया में हर आदमी के पास में 24 घंटे,
उससे ज़्यादा किसी के भी पास में नहीं है। या वो 24 घंटा आपको हर दिन यूज़ करना है। आप कैसे यूज़ करोगे ये आपके ऊपर है। हाँ, हमारा तो रील देखने में बहुत हाँ, जाता है। तो जिसमें भी सब आपका शौक है। तो मेरी एक फिलॉसफी है कि अगर कोई आदमी ये बोलता है मैं बिजी हूँ, तो मैं कहता हूँ वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, बिजी कैसे हो सकता है कोई आदमी? व्यूअर्स ध्यान से सुनिए, अगर आप बिजी हैं तो आप बिजी नहीं हैं। एक 24 घंटा इनके पास भी है और आपके पास सबके भी है। पास है। आपको अगर ताश खेलने का शौक है, तो आप संडे को समझिए 2 घंटा ताश खेलते हो। आप कुछ भी हो जाए 2 घंटे का टाइम निकाल लेते हो। एकदम वो एकदम। 2 घंटा में अगर आपको मूवी जाना हो, आप बोल देते हो मैं बिजी हूँ, टाइम नहीं है। हाँ, पर टाइम है आपके पास। किसी को, जैसे आपने अभी बोला आपको रील देखने का शौक है, रील के लिए आप टाइम निकाल लेते हो। एकदम निकल आता लेकिन हो है। सकता है मेरे साथ कॉफी पीने जाना, आप बोल दो मैं बिजी हूँ, हाँ, रील तो ये देखने हो में। सकता है। तो इसीलिए वो है, तो उस टाइम को आपको मैनेज करना पड़े। उसके बाद में आप 3 प्रायोरिटी लाइफ में रखिए: प्रोफेशन, फैमिली एंड अदर्स। ओके, सबसे पहले आपका प्रोफेशन है। बिजनेस के लिए आपको डेडिकेटेड और ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ सही नहीं है तो आपका डिसबल ट्रेन जो जिंदगी की गाड़ी है वो डीरेल हो जाएगी। उसके बाद आपकी फैमिली अगर हैप्पी नहीं है और फैमिली को आप नहीं टेक केयर कर पाते हो, तो जिंदगी गाड़ी और ज़्यादा डीरेल या रुक जाएगी। उसके बाद अदर्स है। अदर्स में क्या चीज़ है? आपके जो भी शौक है, कि आपको ताश खेलना है, कि आपको क्लब में मतलब जाना है, कि आपका आपको अपना नई चीज़ पैशन। सीखनी है, आपका पैशन है। तो ओके। ये आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल फिक्स बैलेंस करके चलता हूँ। और शुरू दिन से, इन स्पाइट ऑफ टूरिज्म एजेंसी ऑल्सो, इतना हो कि टूर ऑपरेटर बनो, चाहे एग्जिम में बनो, चाहे कुछ भी करो, एंड आई एम affiliated, associated with so many associations, so many ओह organizations, वाओ। so many activities। कुछ कुछ मैं नया सीखते भी रहता हूँ। लेकिन मेरी एक शुरू दिन से एक थिंग है कि ऑफिस का मेरा जो टाइम है वो 10 से 6 का टाइम है। 10 से 6 अगर ऑफिशियल वर्क के लिए मुझे कुछ करना है तो करना है। एक्सेप्शन छोड़ के आई लाइक टू डिवोट दैट टाइम ऑन माई ऑफिस टेबल और ऑन माई वर्क। वेदर आई हैव वर्क मेरे पास है कि नहीं है, बट मैं उस पर डिवोट करना चाहता हूँ। बट उसके बाद में मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। तो जहाँ तक आपने बोला वाइफ को कुछ कुछ टूर में गई थी, उसके बाद वो नहीं जाती है। लेकिन आज के दिन भी सोशल मीडिया जो है उसमें है कि हमारा व्हाट्सएप में है। तो एट दिस मोमेंट भी अगर मेरी वाइफ को अगर आप पूछ लो कि मैं कहाँ हूँ, तो वो बता देगी मैं एक पॉडकास्ट में हूँ। और कितने बेहतर रहूँगा, कितने बजे तो मैं इसके बाद की रूटीन वो बता देगी। तो वो चलते रहता है। तो दैट ए कनेक्शन वी कीप बिल्डिंग। आई हैव 2 daughters, दे स्टे अब्रॉड। ओके। लेकिन उनकी हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप से पता चलता है कौन है क्या। तो वी आर वेल कनेक्टेड। लाइक दिस वी हैव ए फैमिली ग्रुप, वी हैव ए फ्रेंड ग्रुप। वो कनेक्टेड हम चलते रहते हैं। तो हमको वो डिस्टेंस फील नहीं होता है। तो ये जो सोशल मीडिया आपने कहा उसका हम यूज़ करते हैं, मिस पॉजिटिवली यूज कर पॉजिटिव रहे यूज़ हैं। करते हैं। उसी तरीके से मेरी ऑफिस है, मैंने पैन इंडिया में ऑफिस है, मैं सब जगह तो नहीं हूँ। तो वो मैनेज करने के लिए उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ मैनेज होती रहती है। या तो लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है, अगर मैं पूछूं कि उसे अगर एक ये वाला बिजनेस स्टार्ट करना है टूरिज्म क्यूरेटर का, तो उनके में वो क्या फैक्टर्स होने चाहिए? आप व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं ये बिजनेस? तो क्या उनको मतलब बेसिक चीज़ें क्या देखनी चाहिए कि बस ऐसे ही कोई भी स्टार्ट कर सकता है? नहीं, स्टार्ट तो कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, एवरीबडी इज कैपेबल। लेकिन टूरिज्म के बिजनेस में आना है तो दिल और दिमाग में एक जुनून होना चाहिए, क्योंकि आप एक सर्विस इंडस्ट्री में आ रहे हो। और आप जो भी बिजनेस करते हो पहले उसका इन डेप्थ आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। और ओके। आज की यूथ भी कर सकते हैं स्टार्ट, उनमें बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत एक मतलब तो एकेडमिक जज्बा बहुत है। क्वालिफिकेशन कोई चाहिए होती है? क्वालिफिकेशन चाहिए जरूर। आपको बहुत सारे टूरिज्म के कोर्सेज हैं, वो अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहता है। आप कोई अच्छी एजेंसी में काम करेंगे तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। सब चाहिए एक्सपीरियंस। तो स्टडी कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो वो आपको बेनिफिट में ही आती है, अच्छी है। ओके। तो कितना कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं? इज देयर एनी कैपिटल ऑफ दिस? क्यों चाहिए कैपिटल? कि नेटवर्किंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। धीरू भाई अंबानी के पास क्या कैपिटल थी रिलायंस इंडस्ट्री के लिए? कुछ नहीं थी। कैपिटल आपके दिल में जज्बा होना चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए। दैट इज द मेजर कैपिटल। पैसा बाद में आते रहता है। आजकल रुपयों की कमी नहीं है। कोई भी आपको कैपिटल, अगर आपका प्रोजेक्ट सही है तो कोई भी दे देगा। और उसका यूज सही होना चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए आपके रुपये का सही यूज हो रहा है, मिस यूज नहीं हो रहा है।
ओके। तो नेटवर्किंग तो इस आपकी इंडस्ट्री में आपके क्या मतलब हर इंडस्ट्री में नेटवर्किंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आज की डेट में। तो आपको लगता है कि पहले से पूरा नेटवर्क बना लो उसके बाद कोई चीज़ शुरू करो? पता नहीं, मैं तो शुरू से ही नेटवर्किंग में बिलीव करता था। लोग ये वर्ड 2-4 सालों में आया नेटवर्किंग। मैं तो क्लास 9 था तब से मैं बिजनेस में इसलिए आया था कि मुझे नेटवर्किंग करनी थी। तो अच्छा। मैं तो नेटवर्किंग इज वेरी 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 वाइटल पोर्शन ऑफ एनी बिजनेस, एंड आज की लाइफ में तो ये बहुत ज़रूरी है। बट आपकी नेटवर्किंग में भी फिर आपका टाइम मैनेजमेंट है, कहाँ आपको कितना टाइम देना है, किससे क्या नेटवर्किंग करनी, किधर आपको अटैच होना है और किधर आपको डिटैच होना है, ये आपको पता होना चाहिए। चाहे वो अक्सर दूसरों की नज़र में ये लगता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो या आप इसमें ज़्यादा अटैच हो, दूसरे में इसमें डिटैच हो, जो भी है, बट यू नो योर सेल्फ कि आपका क्या प्लान है, आप किस तरीके से अटैच और डिटैच हो रहे। ओके, ग्रेट। सो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। एवरीबडी सब अपने माइंडसेट में चलते हैं, मैं भी हो सकता है अपने माइंडसेट से चलता हूँ। बिल्कुल, पर योर माइंडसेट इज़ सो पॉजिटिव इन नेचर। तो मुझे एक चीज़ और जाननी थी, मतलब कोई भी ऐसा टूर रहा आपकी लाइफ में जिसे आप डिलीट करना चाहते हो? कोई डिज़ास्टर कौन-सा टूर था? कोई भी चीज़ जो लाइफ में हो गई उसको डिलीट तो कैसे कर सकते हैं। फिर हाँ, भी ये बात मतलब है, सोच करके आपको उससे बहुत उससे एक्सपीरियंस लेके ये सोचते हैं कि जो हमने उस समय जो भी डैमेज कंट्रोल करके जो चीज़ अच्छी करी थी उसको और अच्छी भी हम कर सकते थे या कर शायद कर पाते। बट डिलीट तो कोई भी चीज़ नहीं, डिलीट तो कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके मेमोरी में आपके डिजास्टर्स रहते हैं तो आप आगे कॉशस रहते हो, सावधान रहते हो और उस चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते हो। मतलब गलतियों से सीख करके गलतियों से आगे सीखिए, बढ़िए, जरूर सीखिए, गलती तो पर जो हो उसी गई में हो गई, बैठे मत रहिए। उसमें तो क्या है, गलती कोई तो भी जो ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? कुछ हुआ कभी ऐसा किसी भी टूर में, ग्रुप में? वर्ष तो नहीं होते, एक्सपीरियंस होते ही रहते हैं। जो कुछ टफ एक्सपीरियंस भी होते हैं उसको हम लोग पॉजिटिवली लेते हैं कि चलो हमको कुछ सीखने मिल रहा है, तो हम उससे सीख के आगे की टूर वो में ठीक हो बहुत गए? अच्छे वो कार्य ठीक करेंगे। वो करा फिर ठीक आपने? ठीक कर देते हैं। हमारा आज तक का ये रिकॉर्ड है कि अगर कोई भी ग्रुप में कुछ गए हैं, हमारे ग्रुप में लोग, हुँ, हो सकता है कभी कभी कुछ कुछ पॉइंट ऐसे आते हो, हुँ, लेकिन एंड ऑफ द ग्रुप में हर आदमी वाउ फैक्टर लेके गया है, हुँ, एंड वो क्लाइंट्स हमारे साथ रिपीटेडली रिपीटेडली आते हैं। ओके, और उसी के बेसिस में हम आज 20 साल से इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर रहे हैं, और 2 वॉव! लोगों की फोर्स से आज हम 100 के ऊपर लोगों में कर रहे हैं। इट इज जस्ट फॉर नथिंग। 20 साल से आप इस इंडस्ट्री में हो, तो आपका हेड ऑफिस कहाँ पर है? हेड ऑफिस बॉम्बे है, टूरिज्म ओके, का हेड ऑफिस बॉम्बे में। ओके, एंड यू स्टे हियर? मैं घूमते रहता हूँ। आई एम बोर्न इन चूरू राजस्थान, बॉट अप इन कोलकाता, कीप्स ऑन ट्रेवलिंग एवरीवेयर। अच्छा, ये शुरू से ही मतलब शुरू से आपके ही जीन्स घूमते में रहता रहा हूँ। है तो कि मैं 8-9 साल नेपाल काठमांडू रहा हूँ, 1.5-2 साल दुबई रहा हुआ हूँ, बाकी इधर उधर बहुत रहा हुआ हूँ। घूम फिर के कलकत्ता आ जाता हूँ, फिर बाहर जाता हूँ, फिर कलकत्ता आ जाता हूँ, तो चलते रहते हैं। मतलब कलकत्ता से आपका हमेशा से जुड़ाव है। हाँ, कलकत्ता तो मैंने बोला ना, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस है। सर, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, और अगर आपके पास 22 साल का कोई यंगस्टर आ रहा है और वो पूछे कि सर मुझे आपके जैसा बनना है, तो आप उसे क्या सलाह देंगे कि क्या करना चाहिए लाइफ में? मैं तो पूछूंगा क्यों बनना है मेरे जैसा। पहली बात है, उसको ये जवाब मुझे देना पड़ेगा, मेरे जैसा क्यों बनना है। मुझे तो पता चले ना मैं क्यों बनना है। तो आपका भी तो कोई रोल मॉडल होगा, तो इवन अगर ही वांट्स हाँ, यू टू करेक्ट। मेक हिज रोल मेरे मॉडल। मेरे रोल मॉडल डेफिनेटली आई कैन इमिजिएट से माई रोल मॉडल इज माई ग्रैंडफादर और माई फादर, और माई फैमिली मेम्बर्स आर माई रोल मॉडल। मैं रोल मॉडल बाहर कहीं नहीं खोजता हूँ। हम जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरे ग्रैंडफादर की अगर लाइफ में पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई जो चीज़ हम दुनिया में खोजते हैं वो यहाँ हमारे घर पे है, तो वही इज़ माई रोल मॉडल इमीजिएटली। ओके, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस कोई एक क्वालिटी जो आपने अपने ग्रैंडफादर से सीखी हो? मेरे ग्रैंडफादर से और फादर से और फैमिली वालों से मैं रोज़ सीखते रहता हूँ। हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली में हम बिलोंग करते हैं आज के दिन भी। तो सबसे छोटा सदस्य जो है वो मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का होगा। अच्छा। सबसे बड़े सदस्य 80, 80, 75, 80 के अभी होंगे। फ्यू डेज बैक वी हैड ए 90 ईयर प्लस मेंबर ऑल्सो इन आवर फैमिली। तो हम सब लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं। अगर मेरे ग्रैंडफादर से कोई चीज़ मैंने सीखी है तो वो बहुत सिंपल लाइफ जिए थे।
उनको कोई ब्रांड का इसका उसका कोई शौक नहीं था, तो मैं भी ये ठीक है जो चीज़ आप जियो कि वो, तो ये सीखी थी उन्होंने बहुत सिंपल। उन्होंने मतलब 1956 में मेरे पेरेंट्स की शादी हुई, तो उस समय वो उन्होंने उनकी बहू या मेरी मम्मी वो बिना घूंघट के आई थी, अच्छा। बिना दहेज के उन्होंने शादी की, जो कि राजस्थान के न्यूज़पेपर में छपी हुई है, ओह वो नहीं की वाओ। थी। हमारी जो बुआ है और जो भी है फैमिली में सब एजुकेटेड है। आज से 30 से 40 साल पहले उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अभी हम कहते हैं उनको सबको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, पढ़ना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, दादाजी ने सबको सिखाया। अच्छा। तो वो चीज़ उस समय से थी। वो कोई भी चीज़ को मतलब ये कास्ट और वो नहीं मानते थे। एवरीबडी यूज टू बी ट्रीटेड इक्वल, तो हम सबको इक्वल मानते हैं। एकदम। उनके लाइफ में ये चीज़ था कि भाई अपने काम में फोकस रखो, अपनी लाइफ को करो। हम लोग उसको ही बीच से, उनका एक ही था कि कोई चीज़ ऐसी मत करो कि शाम को आपको गिल्ट फील हो कि आपने ये काम गलत किया या बेईमानी करी है। तो हम उस चीज़ को अवॉइड करके रखना चाहते हैं। तो ये, और उससे ऊपर रोल मॉडल क्या हो सकता है। बिल्कुल, बहुत उन्होंने, ही। मेरे दादाजी ने मेरे ख्याल से 70 ईयर्स होंगे या उसके ऊपर की बात की उम्र में, उन्होंने, मुझे सही से याद नहीं है, शायद तबला बजाना सीखा था उस उम्र में जाके। अच्छा। तो ठीक है, संयम उनके अंदर बहुत था, पेशेंस था कि हमारी फैमिली में कुछ कुछ बहुत मतलब ट्रेजेडिक घटना भी हो गई, पर माय ग्रैंडफादर ही वाज वेरी काम एंड क्वाइट एंड ही वाज लीडिंग हिज डेली लाइफ एज इट इज। तो वो चीज़ हम लोगों ने सीखी कि संयम है, हाय तौबा करके कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कोई भी रोल मॉडल से हम और क्या सीख सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत। तो कहते हैं ना, फैमिली से हम ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं, तो वो आपने बखूबी इस चीज़ को अपनाया है अपनी ज़िंदगी में। तो अच्छा, फेलियर ने आपको ऐसा कुछ सिखाया है जो सक्सेस नहीं सिखा पाई? आदमी सक्सेस तो जब भी होता है जब फेलियर होता है। बस। फेलियर होने से ही आदमी सीखता है, तब तो उसको सक्सेस मिलती है। अगर आप फेलियर नहीं होंगे तो आप लाइफ में पर सक्सेस हो ही कई नहीं लोग सकते। फेलियर से तो डर जाते हैं, हताश होके बैठ जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे ओवरकम होना डरना क्या चाहिए? है, जिंदगी इतनी बड़ी है। हम सब कहते हैं ना, या मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू देखा था टीवी के अंदर अमिताभ बच्चन का। तो उनसे कोई सवाल पूछा तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि जो हो गया अच्छा, जो नहीं हुआ वो हरी इच्छा या प्रभु इच्छा, ऐसा कुछ। वो उन्होंने कहा था, बाबूजी ये बात कहते थे, उनके बाबूजी मीन्स हरिवंश राय बच्चन जी। तो उनका कहने का मतलब था कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो तो अच्छा ही हो रहा है, और जो अगर नहीं हुआ इसका मतलब ऊपर वाला ये चाहता कि और अच्छा करना है। तो आप उसमें रहिए ना, उसमें तो क्या एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई 100 दरवाजे दरवाजे खुल खुलते ही जाते है, हैं। खुलते ही है। तो ये आपके नज़रिए के ऊपर है कि आपको वो दरवाज़ा देखना है बस। Yes. और बहुत एग्जाम्पल ऐसे हैं, लोग बाग कम बैक करते ही करते हैं, चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, सब जगह होता है। ये आपके पेशेंस के ऊपर है, आपके खुद के ऊपर है। आप चीज़ को पॉजिटिव एंगल खोजिए ना, आप नेगेटिव क्यों खोजते हैं किसी चीज़। तो डिसीजन लेते वक्त आप इमोशनली ज़्यादा उसको लेते हैं या लॉजिकली? मैं तो लॉजिकली लेता हूँ। बी इट चाहे प्रोफेशनल और पर्सनल। एब्सोल्युटली प्रोफेशनल डिसीजन प्रोफेशनलिज्म से लिया जाता है। इमोशन से कभी भी डिसीजन, इमोशन होता है वो आपकी एक अलग फील्ड है। इमोशन आपको जहाँ दिखाना है वो आप दिखाते हैं। इमोशन और बिजनेस दोनों एक साथ नहीं चल सकते। बिजनेस में आपका इमोशन एक ही चलता है कि आई एम डेडिकेटेड टू माई बिजनेस, दैट इज माई इमोशन। पर बिजनेस जो डिसीजन है वो बिजनेस कैलकुलेशन करके ही आपको लेना पड़ेगा 100%। ओके। तो लॉजिकली लेना चाहिए, चाहे लॉजिकली पर्सनल लाइफ हो चाहे लॉजिकली प्रोफेशनल लाइफ हो। कैलकुलेटेड, आपको प्लस माइनस सब चीज़ सोच के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और आप हरदम ये सोचिए कि मेरा अगर पासा उल्टा पड़ गया तो मेरे को कितनी परेशानी या कितनी मुसीबत आएगी, क्या मैं उसको झेलने की कैपेबल हूँ क्या। अगर मैं कैपेबल हूँ तो आप वो स्टेप उठाइए, नहीं हूँ तो आप उतना ही स्टेप उठाइए जो आप कैपेबल है। तो स्ट्रेस और प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? क्या होता है स्ट्रेस बोल के, क्या चीज़ होती है, प्रेशर क्या होता है, मुझे पता नहीं है, मुझे वाह। मालूम नहीं है। स्ट्रेस क्या होता है, आप अपने आराम से, आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, आप ट्रांसपेरेंट हो, आपकी लाइफ आप जी रहे हो, आप अपने बिजनेस में बिजनेस की चीज़ को सोच रहे हो, फैमिली में फैमिली सोच रहे हो, बाहर बाहर सोच रहे हो, आप लाइफ को एक दूसरे से मिक्स नहीं कर रहे हो। तो स्ट्रेस क्या चीज़ है, कुछ नहीं होता तो आपसे स्ट्रेस। बात करके लग रहा है इट कि एक यू आर अ टाइमिंग। ओपन बुक। यस, आई एम एब्सोल्युटली ओपन बुक।
वाओ! तो आपको लग रहा है कि लोग बिजनेस में एक्चुअल ट्रांसपेरेंट होते हैं या आप हो? नहीं, ट्रांसपेरेंट मतलब मेरा कहना, आप खुद से ट्रांसपेरेंट होइए ना। आपको खुद को तो पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। दूसरों को जरूरी नहीं है। आप किसी आदमी के सामने अपना दुखड़ा रोएंगे, वो आपको शायद उसका मजाक उड़ा दे या हेल्प भी कर सकते हैं, लेकिन कब तक? आपकी समस्या समाधान आपको खोजना पड़ेगा। कभी टैक्टफुली, कभी स्ट्रांगली, कभी रिजिड होकर, कभी स्माइल करके, कभी नाराज होकर, लेकिन आपको ही समस्या का समाधान खोजना पड़ेगा। ओके, सो अपनी जिंदगी को खुद संवारने का पूरा कंट्रोल आपके अपने हाँ, हाथ में तो है, आपको अपने आपके रखिए। अपने माइंडसेट में हाँ, है। ये भी ध्यान रखिए कि अगर दूसरा कोई निर्णय ले रहा है तो वो भी अपने हिसाब से अपनी जिंदगी का ले रहा है। हम क्या होता है, मैं अगर कोई चीज़ मांगता हूँ, दूसरा मुझे नहीं दे रहा तो मैं नाराज हो जाता हूँ, लेकिन मुझे ये सोचना है वो भी अपने एंगल से बात कर रहा है। तो कभी आप कोई चीज़ सोचते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, कोई चीज़ आप बोलते हैं या आप डिमांड करते हैं, आप जिससे डिमांड कर रहे हैं सोचिए, आप सामने बैठे हो, तो आप क्या चीज़, अगर ये चीज़ आप कर सकते हो कि नहीं, तब उस चीज़ को सोचिए। अगर आप कोई चीज़ प्लेस करोगे आपके पॉइंट्स तक वो, तो 100% आपके एक्सेप्ट होंगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगी और उसके बाद वी विल प्ले वन गेम विद यू, Sure, ठीक है? और आपने अगर अच्छा जवाब दिया तो प्राइज भी मिलेगा। डेफिनेटली। ओह वाह! तो एक सवाल और कि थोड़ा सा प्राइस प्राइस पर्सनल सीक्रेट है या मेरे मनपसंद का है, या आपने डिसाइड कर प्राइज, वी हैव अ गिफ्ट स्पॉन्सर इन ग्लो टॉक से दिया एंड ज्योति। ओके, दैट्स गुड। ओके, तो चलो, आपकी ऐसी कोई इनसिक्योरिटी है जो आप किसी से शेयर नहीं किए और हमारे पॉडकास्ट में आप शेयर करना चाहते हैं? योर इनसिक्योरिटी। नहीं, अगर शेयर कर दूंगा तो फिर तो वो सब जान जाएंगे। तो लेट, मैंने बोला ना, माई लाइफ इज ए ओपन बुक। हर पन्ने आप पढ़ते चलिए, उसमें आप देखते चलिए। इनसिक्योर अगर बोले तो इंसान हर पल कभी कभी होते ही रहता है, लेकिन इनसिक्योरिटी क्या चीज़ होती है? और आज के दिन में क्या है, मैं इतनी लंबी लाइफ जी के आ गया, हर तरीके की चीज़ें कर ली। मुझे शौक हुआ था तो मैं मार्शल आर्ट में सीखने चला गया था। वाओ, आपने सीखा है? मैं आई एम ताइक्वांडो, आई एम ए ब्लैक बेल्ट। मैंने ओह, ऐसे पार्टिसिपेट की। थोड़ा मुझे डर के शौक रहना हुआ पड़ेगा लग रहा मुझे शौक हुआ तो मैं कलकत्ता पुलिस में एज ए ऑनररी ऑफिसर चला गया, ड्यूटी रोड में सर्व कर है। लिया। ओके। मुझे शौक हुआ तो मैं दुनिया घूमने इधर उधर चला गया। मैं क्रिकेट भी खेलता था, आइस स्केटिंग भी करता था, और अब आज के दिन अगर पूछे तो शौक है मुझे, और मुझे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी सीखना है अच्छा, वापस, और वो मैं सीखूंगा जिस दिन भी टाइम मिल जाएगा। ओके, सो ये राज है आपकी फिटनेस का, आपके पॉजिटिव माइंड का, कह सकते हैं। बोल सकते तो बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए। इस बातचीत को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे पर इस छोटे से प्यारे से गेम के बाद। हैं। सो लेट्स वेलकम ब्यूटीफुल ज्योति। हेलो सर, हाय। हमने आपकी स्टोरी देखी, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। तो सर अब हम आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉरेन ट्रेड और टूरिज्म, डेफिनेटली आज की डेट में टूरिज्म। बिगेस्ट बिजनेस लेसन इन वन सेंटेंस। एक्सपीरियंस ऑलवेज। रिस्क लेना पसंद है या सेफ प्ले? रिस्क। पासपोर्ट और वॉलेट, अगर इनमें से किसी एक को चूज करना पड़े तो आप किसे चूज करेंगे? डेफिनेटली पासपोर्ट। नेटवर्किंग और सक्सेस, इसमें से कौन ज़्यादा ज़रूरी है? नेटवर्किंग अगर होगी तो सक्सेस आ जाएगी, पर सक्सेस होगी नेटवर्किंग होगी, ये उल्टा हो जाता। पहले नेटवर्किंग, फिर उससे सक्सेस मिलती। अगर आप अपने बच्चों को अपने लाइफ से रिलेटेड कोई एक सजेशन देना चाहें तो आप क्या दोगे? एक बहुत सिंपल सजेशन है लाइफ में, जो मैं बच्चों को नहीं सबको देना चाहूँगा। लाइफ में आप सेविंग जरूर कीजिए, चाहे वो टाइम की सेविंग हो, चाहे मनी की सेविंग हो, चाहे रिश्ते की सेविंग हो, चाहे आपके रिलेशन की सेविंग हो। सेविंग इज मस्ट, चाहे वो अच्छे हेल्थ की भी सेविंग, दैट इज मस्ट। आप बीच पर्सन हो, माउंटेन पर्सन हो और सिटी पर्सन हो, आपको क्या पसंद है? ट्रैवल में आप ज़्यादा प्रेफरेंस किस चीज़ को देते हैं? डेफिनेटली ट्रैवल में मैं देखिए सिटी को तो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। आई लाइक आउटर लाइफ, बीच भी है, माउंटेन भी है, डिफरेंट, जहाँ भी एक अलग एक्सपीरियंस मिले। बट डेफिनेटली आई डोंट लाइक टू गो इन वेरी क्राउडेड सिटीज। आई लाइक टू गो आउटस्कर्ट ऑफ द एनी सिटी। फर्स्ट डील और बेस्ट डील? फर्स्ट डील। फर्स्ट डे। वो अब मुझे आज भी ज़िंदगी में याद है, मैंने बिजनेस में जो पहली इनकम की थी,
इट वॉज सिंपली 100 रुपीज़, वो मुझे आज भी याद है। एंड वो जो मुझे जितना आज के दिन भी उससे जितना मज़ा मिलता उतना करोड़ों की डील कर ली वो मज़ा नहीं मिला। सोलो ट्रैवल और फैमिली ट्रैवल, डेफिनेटली फैमिली। अगर आपकी ज़िंदगी पे कोई फिल्म बने तो उस फिल्म का टाइटल क्या होगा? बहुत टफ है, पता नहीं सोचिए। फिल्म कौन बनाएगा, पहले तो ये सोचना पड़ेगा। और कोई भी हम अपनी इमेजिनेशन से ही बना लेते हैं, बट अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बने, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है, तो उसका टाइटल आप क्या चाहोगे? मेरे ख्याल से क्या बताऊँ मैं, एक नाम ध्यान में आ रहा है, मनमोजी, ताल बेताल। अच्छा, आप उस टाइटल को किसी गाने से ही रिलेट कर दीजिए। ये गाने से रिलेट करें तो देखिए बिजनेसमैन हूँ, और एक गाना मुझे बहुत जगह बिजनेस में अप डाउन बहुत होते रहता है, तो एक गाना मेरे, एक दो गाने मेरे दिमाग में ऑलवेज रहते हैं। इसमें एक गाना था वो मैं ऑलवेज याद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि माना अपनी जेब से फ़कीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। ये मेरी लाइफ का बिल्कुल फंडा है, तो ये मुझे बहुत याद रहता है। यू कैन रिलेट दैट। अगर आपकी सफलता की सारी कहानियां मिटा दी जाए तो लोग आपको किस तरह से याद करेंगे? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, और प्रैक्टिकली बात है कि चर्चा दो ही लोगों की होती है, या तो फेलियर की या सक्सेस वाले की। उसके बीच वालों की कोई चर्चा नहीं होती। कोई चर्चा नहीं होती। और हर जो सक्सेस आदमी होता है उसके पीछे उसके फेलियर्स बहुत होते हैं। ये सिंपल है, आदमी जब सक्सेस हो जाता है उसकी बात होती है उसने ये किया वो किया। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। फुटबॉल के मैच में एक गोलकीपर होता है, वो अगर एक गोल खा लेता है तो लोग बाग बोलते हैं इसने गोल सेव नहीं किया, लेकिन वो कितने गोल सेव करता है उसकी कोई आदमी बात नहीं करता है। किसी को कोई याद है कि कितना खूबसूरत गोल उसने सेव किया? बिल्कुल। या तो यही चीज़ है। तो सक्सेस और वो मिट जाए तो आदमी की ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। अगर आपकी पूरी जिंदगी एक इंस्टाग्राम की रील होती तो कैप्शन क्या देते आप? कैप्शन क्या देता? कैप्शन क्या देते, चाहे आप शॉर्ट कैप्शन बोल सकते हैं या फिर लॉन्ग कैप्शन। जिंदा दिली जिंदगी का नाम है। आपके घर में सबसे ज्यादा इमोशनल कौन है? सभी लोग इमोशनल हैं। हम एक जॉइंट फैमिली में, हम फैमिली बॉन्डिंग से बंधे हुए हैं, तो सारे इमोशनल है। इमोशनल हम लोग, जैसे बताया, हम लोग इमोशनल अपने फैमिली के प्रति भी है, हम लोग इमोशनल अपने व्यापार के प्रति भी है, हम लोग इमोशनल अपने अपने रिश्तों को निभाने में भी है। सभी इमोशनल है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता है। इमोशनल है, इसीलिए हम लोग आज इतने बड़े जॉइंट फैमिली में एक साथ एक दूसरे का साथ साथ लेके चल रहे हैं। चल हम रहे तो हैं। बरसों से चल रहे हैं। बिल्कुल। आपके फैमिली में सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? आपके बिजनेस को लेकर के सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है आपके फैमिली में, जो आपको समय समय पे कुछ सजेस्ट भी करते हैं? देखिए, दूसरे का क्रिटिसिज्म कोई भी आदमी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्रिटिक तो आपका सबसे बढ़िया बच्चा फ्रेंड होता है, लेकिन आपको खुद को अपना क्रिटिक बनना पड़ता है कि आप जो कर रहे हो वो क्या है, उसका क्या रिजल्ट होगा दूरगामी अगर देखेंगे। तो मेरे ख्याल से खुद ही सबसे बड़े खुद के क्रिटिक बने तो वो सबसे बढ़िया होता है। वाह। दूसरों का नजरिया सबका अलग अलग होता है। आपके माता पिता की कोई एक सीख जो आपको आज भी याद है, चाहे वो बचपन में हो या फिर जब आप बहुत यंग सारी थे? सीखें हैं माता पिता की, तो मतलब कौन सी बताऊंगा। मतलब प्रैक्टिकली आई लॉस्ट माई पेरेंट्स इन ए वेरी अर्ली एज, लेकिन वो जब भी थे तो वो सारी फैमिली को एक बॉन्ड में बांध के रखते थे। बांध के रखते थे। दे यूज टू केयर फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। ये सबसे तो बड़ी ये सीख सबसे मान बड़ी सकते सीख हैं। है कि आप सबका देखो, सबको अपना समझो। बिल्कुल। आपके लिए घर का मतलब क्या है? कोई एक शब्द में बस आप डिस्क्राइब करिए, घर का मतलब क्या है? दुनिया में अगर सब कुछ अगर हम बोलते हैं हमको मिलता है तो वो घर पे आके ही मिलता है। चाहे सुकून बोलिए, चाहे चैन बोलिए, चाहे शांति बोलिए, चाहे आपके सपनों को साकार करने ये की बोल जगह जो सकते भी हैं हो, कि घर में आके ही घर का आपके मतलब लिए डिस्क्रिप्शन करना मुश्किल है, लेकिन दुनिया घूम के भी जब घर में आते हैं तो लगता है एक अपनी जगह में आगे अपना वो सुकून है, वो बिल्कुल एक अलग ही चीज। बिल्कुल सब कुछ बोल सकते हैं, घर अपना घर मतलब सब कुछ है। सब कुछ। सर, एक आखिरी सवाल। हम्म। आज से 50 साल बाद अगर लोग आपके बारे में बात करें तो वो आपके बारे में मतलब आपको ऐसा ऐसा आपने क्या किया या आप क्या चाहते हो कि आपके बारे में लोग क्या कहें आज से 50 साल बाद? आप क्या चाहते हो? चाहे 50 साल हो चाहे 50 मिनट बाद भी हो, मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि लोग
मेरे बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करे। एग्जैक्टली। बाकी लोग हैं, वो कुछ भी बात कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। तो 50 साल बाद की तो मैं क्यों चिंता करूं? मुझे पता नहीं, हो सकता है शायद 50 साल में तो शायद मेरा अगला जन्म हो जाए, मैं सर खुद ही ऐसा खुद नहीं। की बात कुछ करूं, पता नहीं। मैं नहीं सोचता हूँ, लोगों का काम है, वो जो बात करेंगे करेंगे। आई मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसके क्या रिजल्ट है, और मैं जो करूँगा उसके रिजल्ट मैं फेस करता हूँ। आपने सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। ये आपके लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट। थैंक यू, वंडरफुल। और चूंकि टूरिज्म से हूँ तो ये देखते ही मुझे एक याद आ गया कि शायद पिरामिड शेप में लग रहा है, कुछ लगता तो कोई वास्तु की चीज़ें हैं, ये अच्छा ही करेगा हमारे टूरिज्म के लिए। और जी बिल्कुल लेट्स सर। टूरिज्म के जो स्पॉट है जहाँ पिरामिड्स वगैरह मिलते हैं, उनके भी कुछ पैकेज बनाए जाए और डिवोट किया जाए। बिल्कुल सर। थैंक यू फॉर थैंक द यू गिफ्ट। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हेमंत जी, आपने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिए। और आपको इतना खूबसूरत जो ये गिफ्ट मिला इट्स है, रियली ये वंडरफुल। है गैलेक्टिक क्रिस्टल्स फ्रॉम सबिता सराफ की तरफ से। वो हमारे पॉडकास्ट की गिफ्ट स्पॉन्सर भी हैं। तो सर, ये खूबसूरत प्राइस आपको देख के क्या लग रहा है? बहुत एक बढ़िया बहुत फीलिंग। अच्छा लग रहा है। और मैं इसके स्पॉन्सर से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे तो ऑफिस में बहुत सारे स्पेस है, ये दिशा निर्धारित करेगा फ्यूचर के बिल्कुल। लिए। तो कुछ और ऐसी अच्छी गिफ्ट और भी मिले हमें। हाँ बिल्कुल, आप हमारे पॉडकास्ट में यूं ही आते रहिए और हम आपको यूं ही गिफ्ट देते डेफिनेटली। रहेंगे। बिल्कुल। तो सर, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए। तो देर आर 2 और 3 क्वेश्चंस जो मैं जानना चाहूँगी, और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि आपने बहुत सारे जो हैं टूर्स इंडिया के बाहर भी क्यूरेट किए हैं। तो आप इंडिया में भी क्यूरेट करते हैं टूर्स एंड ऑल? और अगर आपको पावर दी जाए, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, बट स्टिल टूरिज्म वाली इंडस्ट्री में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बहुत बूम कर रही है, या ये अभी भी इसको ऊपर चढ़ना बाकी है? तो मैं जानना चाहूँगी कि अगर आपको पावर दी जाए तो आप इंडिया में क्या वो चेंज करना चाहेंगे जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री बूम कर जाए? मैं इंडिया के बाहर के ग्रुप करता हूँ, इंडिया में भी कुछ ग्रुप्स करता हूँ, पर बेसिकली मैं सिर्फ ग्रुप टूर्स करता हूँ। चेंज में ऐसा कि अभी तो बहुत ड्रास्टिकली टूरिज्म सेक्टर में चेंज हो रहे हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और जो टूरिज्म मिनिस्टर अभी हैं, उनका विज़न बहुत क्लियर है और वो ड्रास्टिकली चेंज चाहते हैं इंडिया। और वो बोलते हैं इंडिया को एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है। बिल्कुल। हम लोग सिर्फ आउटबाउंड टूरिज्म ही करते थे। ये दिसंबर में हम लोग जोधपुर में एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जी वहाँ आए थे। तो उन्होंने आके हमसे एक ही सवाल बोला था कि आप इंडिया के बाहर लोगों को भेजते, आप इंडिया में लोगों को क्यों नहीं लाते? बिल्कुल। एंड उस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हमको भी इनबाउंड शुरू करना है। और हम इनबाउंड की तरफ भी वर्क कर रहे हैं कि हमको विदेश के लोगों को इंडिया में लाना है। और लोग बाग रियली आना चाहते हैं। मैं बाहर की कंट्रीज में जाता हूँ तो आई फील कि इंडिया की इमेज जो, और इंडियंस की जो इमेज है, उसके ग्राफ में बहुत इंक्रीज हुआ है। और इंडिया में भी बहुत पोटेंशियल है। तो डेफिनेटली। और चेंज में तो यही है कि जो हम एक बात जो हमारी गवर्नमेंट और सब कहते हैं, और हम सब ये कहते हैं, अतिथि देवो भव। तो हमको जो भी टूरिस्ट आए उसको अतिथि देवो भव के हिसाब से अगर ट्रीट करें, उनको जो फैसिलिटी हम बोलते हैं वो प्रोवाइड करें, उनको ये समझे कि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, वो इंडिया से अगर वाओ फैक्टर अच्छी फीलिंग लेके जाएंगे तो हमारी कंट्री और हमारा नाम ऊपर हो रहा है। जी। अभी जस्ट वही है कि लोगों का माइंडसेट चेंज हो कि हम उसको अच्छे से ट्रीट करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे आपकी कंपनी है वाइब्रेंट एक्सपीरियंस, तो मैंने शुरू में भी कहा कि आप कल्चर और कनेक्शन और लोगों में और ज़्यादा बॉन्डिंग को क्रिएट करते हैं। तो बेस्ट विशेस फॉर दैट कि थैंक यू। इंडिया में भी आप इतना खूबसूरत इसको लेकर आएँ। पर स्टिल ये मिथ है, क्योंकि हम सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे कि लोग जो हैं, जो फॉरेनर्स यहाँ पर आ रहे हैं, लोग उन्हें भ्रमित बहुत ज़्यादा कर रहे हैं? क्या उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसा लेते हैं? क्या ये सिर्फ़ स्टोरीज़ हैं, या एक्चुअल में होता है? या आप क्या कहना चाहोगे हमारे इंडियंस को कि क्या करना चाहिए? मतलब क्या है आपकी देखिए, नज़र में? सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, और आजकल क्या सही है क्या गलत है ये जानना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत दिमाग उसमें नहीं लगाता हूँ, ऑल्दो मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता हूँ, लेकिन अपनी चीज़ों को लेके वो अननेसेसरी फॉरवर्ड करना ये देना नहीं करते हैं। प्लस स्टोरीज जो आती है, ये कोई सारी स्टोरीज तो गलत नहीं है, सच्चाई है। और ये दुनिया, इंडिया नहीं, दुनिया में हर जगह होता है। अगर आप
गलत लोगों के हाथों में पड़ गए, गलत चले गए, या आप क्वालिटी के ऊपर नहीं जाके चीप चीज़ खरीदना चाहते हो, तो वो जैसा आप पे कर रहे हो वैसा आपको मिल रहा है। ओके। बट कोई भी चीज़, अगर इंडिया के बारे में कहता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ ये हो रही है, तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि हमको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और हमको, अगर हम बाहर से भी कोई टूरिस्ट को बुलाते हैं या लेके भी जाते हैं, तो जो हम उसको कमिट करते हैं उससे प्लस डिलीवर करना चाहिए, माइनस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं, नहीं, तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, अगर बाहर से हमारे यहाँ अतिथि आ रहे हैं, तो उनकी पूरी सुरक्षा का, उनके सम्मान का ज़िम्मा हमारा ही है, और वो आपकी कंपनी बहुत ही बखूबी कर रही है। तो सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि वाओ मोमेंट क्या रहा आपकी लाइफ में? अभी बहुत सारे होंगे, बट एक जो आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें, कोई भी वाओ फैक्टर आपकी लाइफ का? हर पल तो जिंदगी का एक नया पल है, हर पल ही वाव मूवमेंट होता है। अभी मुझे वाव फैक्टर ये लग रहा है कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब आराम से दे रहा हूँ, वाह! सही तरीके से दे रहा हूँ, और मैं अपनी खुद की लाइफ को एनालाइज कर रहा हूँ भीतर भीतर। तो ये भी एक वाव मोमेंट है। तो वाव मोमेंट तो जिंदगी चलती है, हर मोमेंट होता है। अब अगर मैं खोजने जाऊँगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। आज के दिन एक फैक्टर है, कल एक, परसों परसों एक, एग्ज़ैक्टली। सब चलता है। बहुत बहुत ही पॉजिटिव सोच है। आपसे बात करके आपका जो ऑरा है, मतलब आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि वो जो वाओ फैक्टर की बात आपने कही, इवन आई एम थिंकिंग कि एक्चुअली ये वाओ फैक्टर है कि आप जो एक्सपीरियंस लोगों में दे रहे हैं। तो बस इस पॉडकास्ट के बाद मैं भी एक अपनी फ्रेंड्स के साथ, पूरे किटी फ्रेंड्स के साथ एक टूर प्लान कर रही हूँ। मोस्टली डेफिनेट। और सर, आपसे अगर कनेक्ट करना हो, तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे अपना फ़ोन नंबर या अपना एड्रेस, या कहाँ कैसे वो कनेक्ट कर सकते हैं आपसे, बिल्कुल सही। ताकि वो अपनी लाइफ की खूबसूरत सफ़र को बेहद मेमोरेबल अगर उन्हें बनाना हो, तो वो आपसे जुड़ें। कैसे बहुत जुड़ें? सिंपल है। फोन नंबर आप स्क्रोल में चला दीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो बिल्कुल। तो। सर, आप वो एक बार बोल सकते हैं अपना फ़ोन नंबर? वाइब्रेंट एक्सपीरियंसेस है। जी। एंड आप जाके वेबसाइट में पेज खोल सकते हैं www.vibrantexperience.com, ओके। और बस उसमें आप क्वेरी डाल दीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, ग्रेट, ग्रेट। तो आप वेबसाइट पे जा कर के कनेक्ट कर सकते हैं सर के साथ। आप सर लिंक्डइन पर भी हैं, सर इंस्टा पर भी हैं, तो हमने सारे लिंक्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। आप डेफिनेटली कनेक्ट करिएगा और अपनी इस खूबसूरत सफ़र को यादगार ज़रूर बनाइएगा। सो थैंक यू सो मच हेमंत जी, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और यहाँ बैठे-बैठे हमने कई जगह घूमी और ये एक्सपीरियंस किया कि सिर्फ जाना ही, सिर्फ प्लान करना ही बात नहीं होती है, पर उस सफ़र को इतना खूबसूरत कैसे बनाया जाए, वो बहुत मायने रखता है। तो आपकी कंपनी वाइब्रेट एक्सपीरियंस जैसे कि एक्सपीरियंस देती है, तो आप व्यूअर्स से मैं कहना चाहूँगी, अगर वो दुनिया के किसी भी कोने में जाना चाहते हैं और हैसल फ्री होकर होना चाहते हैं, कि सिर्फ उनको एन्जॉयमेंट हो, खूबसूरत यादें बने, और बाकी सारा स्ट्रेस और टेंशन आप दे दीजिए वाइब्रेंट एक्सपीरियंस को। इज़न्ट? हम एकदम तैयार सही हैं, है? हम तैयार हैं। और मेरा एक कहना है, आज के दिन में एक ट्रेंड चला है, लोग बाग सोशल मीडिया में घूमना चाहते हैं। वो घूमना नहीं होता है। अगर एग्ज़ैक्टली। आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप खुद जाइए, जाके देखिए। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी चीज़ें। और सेकंड चीज़ है, आप किसी भी जगह में जाते हैं वहाँ के नए फैक्टर्स को खोजिए। लोगों ने किताबों में 10 चीज़ पढ़ी है कि हमको यही 10 और 5 चीज़ देखनी है, वो नहीं है। कई जगह हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि लोग हमसे कहते हैं कि हमको इस जगह में ये जगह देखनी है। अरे ये जगह तो 20 साल पहले यहाँ से हट चुकी है। ओह! तो नई नई चीज़ें बहुत है, और हम वही आपको एक्सपीरियंस कराते हैं। हम इसीलिए बोलते हैं हम लोग वाइब्रेंट एक्सपीरियंस है, कि हम आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं ले जाकर। कि आप जैसे हम कलकत्ता में बैठे हैं, कलकत्ता लोग आते हैं 4 या 5 चीज़ देखते हैं, लेकिन कलकत्ता में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोई टूरिस्ट नहीं जाता है। कि मैं अच्छा। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबको पता है। वो अंग्रेजों को आंखों में धूल झोंक के यहाँ से गए थे, भाग कर गए थे। हाँ, हाँ। जिस मकान से गए थे, जिस गाड़ी से गए थे, जिस जगह से गए थे, वो कलकत्ता के भवानीपुर में मौजूद है। और अच्छा। उनकी पूरी हिस्ट्री मौजूद है। मुझे बताइए, मेरे व्यूअर में आई कैन चैलेंज 90% लोगों को ये नहीं पता होगा फोरम मार्केट के अपोजिट में नेताजी भवन है। फैक्ट है। और अगर आप वो जगह जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेम्स बॉन्ड अपनी पिक्चर में जो करता है वो नेताजी ने किया है।
दैट्स ए हिस्ट्री। और इस तरीके की कलकत्ता में बहुत सारी जगह और है, हम नहीं देखते हैं। तो ये चीज़ वाइब्रेंट का काम ये कि आपको उसी शहर की नई चीज़, नया एक्सपीरियंस हम कराते हैं, जो आकर आप लोगों को बताते हैं तो लोग ये कहते हैं अरे ये बात तो हमको पता नहीं थी, या कोई पुरानी भी चीज़ को नए तरीके से हम आपको फील कराते हैं। तो ये होता है फैक्टर, और लाइफ इसको एंजॉयमेंट कहना कहते हैं। डर्रे पे तो आप रोज ही चल रहे। एकदम बहुत खूबसूरत। और ये तो मुझे भी नहीं पता था, माय गॉड। इस पॉडकास्ट के बाद हम चलेंगे वहाँ जरूर। पे। एक बार दिखाइएगा। ओके, सो बहुत बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, हमने बहुत कुछ सीखा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं, हम हमेशा रेडी हैं यहाँ पर आपके जवाब देने के लिए। क्योंकि ग्लो टॉक्स विद दिया एंड ज्योति सिर्फ सक्सेस नहीं दिखाता, वो दिखाता है स्ट्रगल, वो दिखाता है हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच हेमंत जी, आपके साथ ये कन्वर्सेशन करके, जहाँ पर है ट्रेड, जहाँ पर है ट्रैवल, बड़ा मज़ा आया। और हम भी बहुत सारा घूमेंगे आपके साथ। तो आपका अच्छा एक एक, अरे ये चीज़ तो मैं भूल गई, आपका विजन है क्या इन नेक्स्ट 10 years? व्हाट्स योर विजन? नेक्स्ट 10 ईयर हेल्दी रहूं, फिट रहूं, एंजॉय करूं लाइफ को। और अपनी लाइफ को वाइब्रेंट बनाओ, इजंट वाइब्रेंट इट? तो लाइफ है ही है ही है। वाओ, लवली। सो वेरी बेस्ट विशेस एंड गुड लक, एंड बहुत सारा ब्लेसिंग्स कि आप गुड हेल्थ में रहें, हैप्पीनेस रहें और हमसे जुड़े रहें। जो सो थैंक यू आप सो मिलते मच। रहिए, जुड़ते रहिए। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।